Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how cash flow impact HR function in business. क्या मतलब हुआ कि जो कैश फ्लो है उसका प्रभाव क्या है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन के ऊपर। आप अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लॉइज न्यू हायरिंग कर रहे हो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिटेन करना है और लॉन्ग टर्म आपके साथ में वो टीम बनी रहे। अब कैश फ्लो पूरी तरह से कैश फ्लो के ऊपर ये डिपेंडेंट है, एचआर का फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स का। तो आज गुजरात के अहमदाबाद सेशन से गुजरात के अहमदाबाद से ये लाइव सेशन में कर रहा हूँ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का। और देखते हैं कि इसके अंदर हम किस गहराइयों के अंदर जा पाते हैं। सबसे पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। पूरा ही इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं बिजनेस जो होना चाहिए वो सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है जी, पूरा बिजनेस बना दो सिस्टम ड्रिवन कर दिया। अरे उस सिस्टम ड्रिवन के सिस्टम को देखने वाला तो कोई ह्यूमन ही चाहिए। उस सिस्टम्स को चलाएगा तो कोई ह्यूमन ही। आपकी कंपनी के अंदर कोई तो होगा, इंसान ही तो चलाएंगे कंपनियों को, क्योंकि ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपने वो बिजनेस जनरेट किया है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो, करना ही है, टेक्नोलॉजी भी करनी है, सिस्टम भी बनाने हैं, प्रोसेसेस भी बनाने हैं। बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपकी कंपनी में कौन है जो फाइनेंस का चेहरा है और पूरी टीम, कौन है जो एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा है और पूरी टीम, ऑपरेशंस कैसे मैनेज हो रहे हैं, कौन लीड कर रहा है ऑपरेशंस को, मार्केटिंग सेल्स कौन कर रहा है, किन सिस्टम्स को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। अब ये सीईओ कौन है आपकी कंपनी के अंदर। चलो आप कह रहे हो कि जगमोहन ठीक है, मतलब आप तुम टीम की बात कर रहे हो। एचआर का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि टीम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब वो काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी दोगे। देखो हर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एज ए बिजनेस ओनर बिजनेस कर रहा है तो कोई एज ए एम्प्लॉय बिजनेस कर रहा है। देख लो, है ना। तो अब जब हम इम्प्लॉइज की बात करते हैं तो उनको आपको क्या देनी है, सैलरी देनी है, हर महीने देनी है। तो अब देखो कैश फ्लो अगर बिजनेस का इम्पैक्ट कैसे करता है ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन को, कर लो रिक्रूटमेंट, हायरिंग। यहाँ पर जब आपको मालूम है कि ओवरऑल मैंने इतना बजट ही एलोकेट किया हुआ है, से फॉर एग्जांपल आप जितनी सेल करोगे उसका 12% से ज़्यादा आपकी सैलरी मान लीजिए आपकी लाइन ऑफ बिजनेस के लिए नहीं होनी चाहिए। अब उसी के अंडर ही तो आपको पर्सन्स को हायर करना है, क्योंकि एक बार हायर करते हो, उनको सैलरी ऑफर करते हो, फिर उनके इंक्रीमेंट्स की बात आएगी तो ये कौन डिसाइड करेगा। सिर्फ बंदे ही थोड़ी हायर करने होते हैं, उनको हर महीने देनी होती है ना सैलरी। कुछ लोग कहते हैं कि देखो जी अगर हमारा बिजनेस चल रहा है ना, फुल स्विंग के ऊपर है, फुल स्विंग के ऊपर यानी कि ग्रोथ हो रही है, लगातार कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है, तो ह्यूमन बीइंग इज द चीपेस्ट रिसोर्स। चीपेस्ट रिसोर्स, आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, आप कोई रिसोर्स बाय करते हो, किसके लिए, अपनी कंपनी के लिए, उन सब में से सबसे सस्ता रिसोर्स कौन सा है, ह्यूमन बीइंग, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो कहाँ माना जाता है, वो ऑर्गेनिकली जो बिजनेस ग्रो कर रहा है उसके अंदर भी नहीं माना जाता, जो कैश फ्लो से स्ट्रगल कर रहा है उसमें भी नहीं माना जाता। क्योंकि सबसे बड़ा जो छेद हो जाता है ना बिजनेस के कैश फ्लो के अंदर, वो मंथली सैलरी का हो जाता है। इधर प्रॉफिट कमाया, 2 महीने की सैलरी जो है उसमें निकल गई। एक ऑर्डर पकड़ा, एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 3 महीने 4 महीने लगने थे, लग गए 7 महीने 8 महीने। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट था ना, वो 4 महीने में पूरा होना था, प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है 7 महीनों में, तो अगले 3 महीनों की जो सैलरी हमने पे कर दी उस प्रोजेक्ट के लंबा होने की वजह से सारा का सारा प्रॉफिट ड्रेन आउट हो गया, इनफैक्ट लॉस भी हो गया। तो जब कहा जाता है ना ह्यूमन बीइंग इज द चीपेस्ट रिसोर्स अवेलेबल, तो उसके आगे ना ये जरूर बोल देना चाहिए कि व्हेन द कंपनी इज अ ग्रोइंग कंपनी, व्हेन द कंपनी इज
फुलफिलिंग कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स इन द टाइमलाइन। जब कंपनी के अंदर स्टॉक टर्नओवर रेशो जितनी होनी चाहिए उतनी है, यानी कि तेजी से, एफिशिएंसी के साथ में, इफेक्टिवनेस के साथ में काम कर रही है। जहां बिजनेस के अंदर इफेक्टिवनेस और स्लोनेस आई, तो सबसे जल्दी नीचे जो कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा एरिया, वो है सैलरी का एरिया। इतना क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है। तो कैश फ्लो जो है एचआर के ऊपर डिपेंडेंट है, एचआर जो है वो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दो ऐसे पिलर है ना जो कि इनविजिबली आपस में इंटेंगल्ड है। थोड़ा सा कैश फ्लो को छेड़ो, एचआर इंपैक्ट हो गया। एचआर सही नहीं है तो कैश फ्लो इंपैक्ट हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो एचआर का फंक्शन और कैश फ्लो का फंक्शन है, ये बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपस में कनेक्टेड है। अभी समझ आएगा आपको, और डिटेल के अंदर जब हम बात करेंगे। मैं भी कोशिश करता हूं कि इसको कैसे और सिंप्लीफाइड तरीके से किया जा सकता है। तो क्या आ रहा है इम्पैक्ट कैश फ्लो का? देखो, इम्प्लॉइज को जो टाइमली पेमेंट करनी है ना, देखो सैलरी तो हम दे ही देते हैं अपनी कंपनी के अंदर, लेकिन अगर 7 तारीख की डेट है ना, तो 7 तारीख को ही दे दो। 1 तारीख की डेट है तो 1 को ही दे दो। 10 तारीख की डेट है, 10 को दे दो। तो देनी तो होती है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि दो पार्ट में करके दे रहे हैं। चलो अभी तो पकड़ो, कुछ ने एडवांस दे दिया, बाकी बैलेंस दे दी। कुछ ने कहा चलो 10 तक दे नहीं पा रहे, 12 तक कर देंगे, 13 तक कर देंगे। कहीं से सम हाउ लास्ट डेट पे मनी अरेंज करके उसको पे कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक काम करते हैं कि ड्राइवर की, पीएन की और लेबर क्लास की सैलरी तो हम 7 तक क्लियर कर देंगे, लेकिन जो वाइट कॉलर वाले हैं उनकी 15 और 20 के बीच तक हम क्लियर कर देते हैं। तो 22 आते आते तो जीएसटी के टाइम तक सबकी सैलरी क्लियर हो जाती है। ये सबसे खतरनाक और गलत काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो बिजनेस में नहीं था, इसकी वजह से सैलरियां डिले हो रही हैं। अब क्योंकि सैलरियां डिले हो रही हैं, अब इस कंपनी में ना कैश फ्लो के इंप्रूव होने के चांसेस भी बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं, क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहा ना टीम का काम करने के लिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप कहते हो चलो ठीक है, जब तक काम कर रहे हैं सैलरी आती है, जितनी आती है उस हिसाब से हम भी कर ही देते हैं। बड़ी डीप बात है, जरा देखना उसका साइड इफेक्ट उसका। बोनस और इंसेंटिव नहीं दिया जाता जब कैश फ्लो का इशू होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि जहां पर सैलरियां ही टाइम पर नहीं जा रही, वहां पर कौन करेगा इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय की ग्रोथ के अंदर? अब एम्प्लॉय ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कोर्सेज नहीं कराओगे, नयापन, नई स्ट्रेटेजी, नई चीजें आएंगी नहीं, तो वो कैश फ्लो को इम्पैक्ट करेगा। देखा कैसे घ्यो खिचड़ी की तरह आपस में कनेक्टेड है ये कैश फ्लो का। अच्छा, एम्प्लॉय को रिटेन करना, देखो उनका मोरल और जॉब सिक्योरिटी कब हाई रहती है? जब कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कैश फ्लो कंपनी के अंदर आ रहा है और टाइमली सैलरी जा रही है, नहीं तो गया। इम्प्लॉय इंगेजमेंट तभी तक है जब उनको आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। अब एचआर की बात करें तो टूल्स, टेक्नोलॉजी, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर लगाना है, आप कहते हो मुझे के का सॉफ्टवेयर लगाना है, ग्रेट एचआर लगाना है, पगार लगाना है, या इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिससे कि ना आप सही टेक्नोलॉजी लगाते हुए आपका एचआर मैनेजर, आपका एचआर एग्जीक्यूटिव वो बार बार बोलता रहता है कि सर देखो मैनुअली काम बन नहीं रहा, मैं सारा दिन तो ना सैलरी बनाने में लगा रहता हूँ, ये क्लाउड बेस्ड रेटिना स्कैनर वाला हमारे यहाँ पर लगा होना चाहिए अटेंडेंस का सिस्टम। तो क्या होगा जी, उसका मंथली पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, एक तो सैलरी टाइम पे दी जाती, ऊपर से तुम नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बातें करते रहते हो। वो हो नहीं रहा। अब क्योंकि वो हो नहीं रहा, तो कंपनी के एचआर में डेवलपमेंट हो नहीं रही। आहा, तो जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। अच्छा, कंप्लायंस की बात करें तो लेबर लॉ की कंप्लायंस में तो बहुत सारे लोग कैश लो के चक्कर में कहते हैं नहीं छोड़ ना, ये ईएसआई पीएफ जब जमा कराना पड़ेगा तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, बिजनेस ही लॉस में चला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, रिस्क लेते चलो, एक कंपनी बना दो, दो कंपनी बना दो, तीन कंपनी बना दो। तो सोच कहाँ रह गई? अब क्योंकि सैलरियों में
हमें पूरे कंप्लायंस करनी पड़ेगी, इसलिए दो तीन चार कंपनी में बांटा हुआ है। अब दो तीन चार कंपनियों में बांटा हुआ है, इसकी वजह से ग्रोथ ही नहीं हो रही है, इसकी वजह से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, इसकी वजह से कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा, क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी, कोई रेटिंग नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं होगा। मतलब वही कुएं के मेंढक की तरह वहीं पर ही राउंड 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 टर 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 चलता रहेगा काम। तो क्या हो गया? आप कह रहे हो मेरे बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो पा रही, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं। देख लो, एचआर और कैश फ्लो, ये दो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं काम ना होने की वजह से। और फिर वर्क फोर्स की प्लानिंग करने के लिए अब आपने स्केल अप करना है, बजट ही नहीं है। स्केल डाउन करना पड़ जाता है जब कैश फ्लो की दिक्कत आ जाती है। आप कह रहे हो चलो ठीक है जगमोहन, ये तो समझ में आ गई, सीधी सी बात है, दो लाइनों की बात है कि ग्रोइंग बिजनेस के अंदर जब अबंडेंस ऑफ मनी आ रही है तो कैश फ्लो ठीक है, लेकिन अब क्या करें? अब करें क्या? अब कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव करें? अब रिवर्स करके बताओ। अब एचआर भी एकदम टॉप पे रखना है और कैश फ्लो तो पूरा पूरा ही होता है ना। अब बिजनेस में दिक्कत चल रही है तो चल रही है, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, अब क्या करें? तो इंप्रूव करवाओ ना, कैश फ्लो को इंप्रूव करवाओ एचआर के फंक्शन के द्वारा। ये है आज के सेशन का मजा। अब देखना, एचआर ही आपके कैश फ्लो को इम्प्रोवाइज करने में मदद कर रहा है। किस तरह से? वेरी इंटरेस्टिंगली, यहां देखो जरा। सबसे पहले ना, आप अपनी पेरोल को पैराडाइज कर दो, मतलब कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे ना टाइमली पेमेंट करनी है। टाइमली पेमेंट करनी है, इस एरिया को ना इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे दो अपनी कंपनी के अंदर कि चाहे जो हो जाए, मुझे टाइमली पेमेंट करनी है। सैलरी की 7 तो 7, 10 तो 10, जो भी डेट डिक्लेयर कर दी वहां पे करनी है। उसके लिए चाहे आपको पेरोल लोन्स एंड एडवांसेस का एक फीचर एक्टिवेट करवाना पड़े अपनी कंपनी के अंदर। अब ये क्या होता है? बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां हैं, वो इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। वो एक तरीके से एक महीने की ना आपकी सैलरी को ऑन टाइम पे करने की गारंटी दे देती है। वो कहती है चलो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ओके, आपने हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट करनी है, तो हम एक महीने के बराबर की सैलरी का एडवांस या लोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो पैसा जो है वो रोटेशन के अंदर जाएगा। जो हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं ना कि सप्लायर की पेमेंट रोक के कस्टमर की पेमेंट आके वो कर दिया, पर आपको लगा कि ना जी ना, ये तो बाबा बहुत ही प्रायोरिटी वाला एरिया है, पकड़ो एनबीएफसी कंपनी को, टाइमली पेमेंट करने के लिए हम इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अब वैसे तो आप 3 महीने का कैश रिजर्व रखते हो, जितने की सैलरी, उसके 3 महीने का कैश रिजर्व कंपनी के अंदर होना चाहिए। अगर मान लो पोजीशन ऐसी हो गई है कि सैलरी के बराबर का टाइम आ गया है और एक -1, यानी कि एक महीने के बराबर के लोन्स एंड एडवांसेस का इंतजाम भी होना चाहिए, तो सैलरी इतना प्रायर एरिया है कि -1 से लेके +3 तक का कैश रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है। -1 का मतलब क्या हो गया? एनबीएफसी से टाई अप है आपका। और +3 का मतलब क्या हो गया? सैलरी के 3 गुना के बराबर का फंड आपके पास अलग रहता है। तो इसके अंदर रोटेट होता है, जिसकी वजह से सैलरी कभी डिले होएगी नहीं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं, वो कहते हैं पता नहीं सदियां हो गई हमारे यहाँ पर, देखो जी, हर महीने सैलरी टाइम पर जा रही थी, हम और कुछ करें ना करें, इसकी वजह से हमारी कंपनी में बरकत है और लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो वर्ड क्या है? प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं। अरे चलो ठीक है, दे तो देते ही है ना, थोड़ी थोड़ी करके दे देते हैं, नहीं जी नहीं, ये करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आपने कैश फ्लो को मैनेज कर लिया। अब आप क्या करोगे? जब आपके पास फ्रेश कलेक्शन आ रही है, तो सबसे पहले आप अपने सैलरी के लोन्स एंड एडवांसेस को खत्म करोगे और अपना रिजर्व के ऊपर काम करोगे। तो सबको पता लग गया कि हाँ यार, ये तो कंपनी में ना बहुत प्रायोरिटी है जी, बहुत प्रायोरिटी। सेकंड, देखो आप ना अब अपने हायरिंग के जो प्लान है ना उसको रीएवेल्युएट कर लो कि हायरिंग करते कैसे हो, बंदे रखते कैसे हो। देखो ऐसा है, अगर आपने ये सोच रखा है कि 8% यानी कि एक महीने की बराबर की सैलरी आप एचआर कंसल्टेंट को देते हो, चलो ठीक है, वो बड़ी मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे बंदे आपको लाकर देते हैं, आधे से ज़्यादा काम कर देते हैं, आपका टाइम बहुत बचाते हैं, बहुत एफिशिएंट, बहुत राइट टैलेंट आपके लिए करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप एचआर कंसल्टेंट को मना कर दो, ना 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 ना, चलने दो उनको। बट अंडरस्टैंड द पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट, कि वो तो ठीक है, लेकिन आपने क्या कर रखा है कि हर एक चीज की हायरिंग करने के लिए ना कंसल्टेंट के पास पहुंच जाते हैं।
इंटरनल रेफरल भी कोई चीज़ होती है। जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपकी एग्जिस्टिंग एचआर है, उनको बोलो कि पहले से ही प्रायोरिटाइज और प्लान करके चले ना, कि आने वाले समय में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता हो सकती है, या कौन जाने वाला है। जो जा रहा है उसको बोलो कि जाने से पहले कोई इंतजाम करके दे, या विद इन द टीम के अंदर आप एक सिस्टम बनाकर चलो। और इंटरनल बंदों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करना, उनको प्रमोट करना, उनको उनको मोटिवेट करना, उनको बोलना कि चलो अपने अंडर एक टीम भी डेवलप कर लो जो तुमने की हुई है 1+1 वाली, तो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपोजर करने के लिए। जैसे अकाउंटेंट जो है वो आजकल कमर्शियल मैनेजर बने हुए हैं। जिस तरीके से मार्केटिंग का काम टेक्निकल लोग बड़ा अच्छा करते हैं, है वो टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल लोग ना सेल्स बड़ी अच्छी करते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो जब आपकी सेल्स का बंदा कोई छोड़ के गया, तो इंटरनली एक बार कोशिश करके देखना, उस टेक्निकल वाले को पूछो तेरा इंटरेस्ट है, उसका शुरू से इंटरेस्ट था, तो उसको आपने जो है उस पोस्ट के लिए, जो महंगी वाली पोस्ट हो सकती थी बाहर से हायर करके, एक तो बंदा नया हायर किया, उसको 3-5 महीने आपको लगेंगे, ऊपर से आपने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को पैसे दे दिए, और फिर वेट भी किया, नुकसान भी किया ना। इंटरनली उस टेक्निकल को रेफर करो एडिशनल पोस्ट देते हुए। आपको याद है हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड, HCL कंपनी के अंदर एक बार ऐसा हुआ कि कुछ कंपनी में धमाल मच गया कि कंपनी के ना सारे सेल्स के बड़े बड़े लोग जो थे छोड़ के चले गए छोड़ के चले गए। तो कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, वो कहीं बाहर गए हुए थे सिंगापुर के अंदर, अपना उन्होंने सेट कर रखा था सिस्टम। तो उन वो कहते कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ वापस। वापस आए इंडिया, और उन्होंने सीधा का सीधा कहाँ जंप इन किया, सेल्स के अंदर जंप इन किया। लो जी हो गया काम, कहते जरूरत ही नहीं है जी, कर लेंगे। तो उन्होंने वहां से इंटरनली ही टीम डेवलप कर दी। और जो सो कॉल्ड धुरंधर थे, जिनको दूसरी कंपनियां तोड़ कर ले गई थी, क्योंकि कंपनी चल पड़ी ना, जब कंपनी चल पड़ती है तो कंपटीटर क्या करते हैं, मेहनत क्या करनी है, चलती चलाती कंपनी की सेल्स टीम ही तोड़ लो। तो इन्होंने कहा कि ना, अब हम ऐसा मौका भी नहीं देंगे किसी को। उन्होंने खुद ही अपनी इंटरनली ही टीम बिल्ड करके और कमाल कर दिया। और ये केस स्टडी है, HCL, अजय जी। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। तो कंसिडर कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसर वर्क, ऐसे बहुत 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 सारे काम हैं हमारी कंपनी के अंदर, जो कि आप फाइवर से करा सकते हो, ChatGPT से कराओ, और कॉन्ट्रैक्ट दो, सब कॉन्ट्रैक्ट दो। जो आपने फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, उसको देखो कौन सी आपकी कोर एक्टिविटी है, कौन सी आपकी नॉन कोर एक्टिविटी है। जो नॉन कोर एक्टिविटी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा ही सकते हो। आप कहते हो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, अरे क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। करके तो देखो, मैं कौन सा कोर एक्टिविटी जो आपके धंधे की जड़ है वो थोड़ी करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि जितने आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट बनाओ, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, उनका नाम लिखो, उनका डेजिग्नेशन लिखो, उनके फंक्शन लिखो, वो करते क्या क्या है, करते क्या, उसके आगे कॉलम और डाल दो कि ये कोर एक्टिविटी है कि नॉन कोर एक्टिविटी है। आप बोलोगे यार ये तो मतलब ऑपरेशनल काम है, ये तो नॉन कोर एक्टिविटी है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, बाहर से भी करा सकते हैं, कभी सोचा ही नहीं है। लाखों रुपए का फर्क पड़ जाता है पर मंथ सैलरी के अंदर, जब आपको ये बात समझ आ जाती है कि कौन से काम घर में होंगे और कौन से काम कंसल्टेंट के द्वारा किए जाएंगे। जिंदगियां बदल जाएंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी, वो मंथली सैलरी का प्रेशर ही खत्म हो जाएगा। तो देख लो, फिर क्या करें। देखो अपने एम्प्लॉयज को जो आप सैलरी पे करते हो, देखो उसको ना कैश फ्लो के साथ में कनेक्ट करो। उनको बोलो कि देखो जी ऑपरेशन वालों, आपकी जो सैलरी है ना, वो कलेक्शन का 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो नई नई हायरिंग मांगते रहते हो ना, काम नहीं हो रहा, बंदे नहीं है, काम नहीं हो रहा, बंदे नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता, आप बंदे ले लो, लेकिन इस बात को इंश्योर करो कि आपके डिपार्टमेंट की वजह से जो कलेक्शन आती है उससे 20% से ऊपर नहीं हो सकता। आपकी रेशो बनी पड़ी है 35%, आपकी रेशो बनी पड़ी है 46%, तो भाई 46 46 35 35% की रेशियो के साथ में आपके बंदे डिपार्टमेंट में भर रखे हैं। तो अब आप, मुझे नहीं पता अब आप क्या काम करने के तरीकों में काम करोगे, पहले रेशियो को 20% पे लेके आओ, पहले रेशियो को 20% पे लेकर आओ, फिर नए एम्प्लॉय की डिमांड करना। मुझे नहीं पता, देखो देखो, नथिंग स्पीक्स लाउडर देन मनी, पैसे से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता। वो बोलेंगे नहीं सर, नहीं सर, 20% की थोड़ी हो सकती है हमारे डिपार्टमेंट की कलेक्शन की कॉस्ट, कम से कम कितनी, अभी तो 35 चल रही है, कितनी, सर 25 तो अलाउ करो, चल 25 कर दिया।
तो ऐसा है कि 25 अभी कर रहे हैं फेज 1 में और 20% जो है फेज 2 के अंदर है। तुम देख लो तुम्हारे डिपार्टमेंट की वजह से जितना कैश फ्लो जनरेट होता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की सैलरी अभी 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब उनको ना टारगेट मिल गया, आपकी टीम को टारगेट मिल गया, वो बोलेंगे हाँ ठीक है। और जहां जहां इनएफिशिएंसी होंगी, फालतू सैलरी जारी हो रही है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज ही ना काम बन जाना है। आप कह रहे हो वाह जगमोहन वाह, ये तो बड़ा अच्छा तरीका तूने बताया, ये तो हम आज ही कर देंगे, तो कर दो। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, एकदम खुली बात करो अपने एम्प्लॉय के साथ में। देखो जी, कंपनी बहुत बढ़िया आपको सैलरी पे करना चाहती है, टाइमली पे करना चाहती है, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को ना ऐसे अनलिमिटेड तरीके से मत लेकर जाओ। देखो तेल तो तिलों में से निकलेगा, हम ही जो काम करेंगे, हम ही जो कैश फ्लो का चक्कर घुमाएंगे, वहीं से ही पैसे आएंगे। और बिजनेस मॉडल के हिसाब से ये देख लो, आपका डिपार्टमेंट इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपको जो है हम सैलरी इस तरीके से दे सकते हैं। और आप बताओ, इतना फिक्स कर देते हैं, इतना वेरिएबल पे कर देते हैं, वेरिएबल पे हम क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं सर मंथली चाहिए, मंथली चाहिए तो फिर देखो ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ में खुल के लीडरशिप से बात करो, बॉस बन के नहीं, लीडर बन के बात करो। और अब सारा ध्यान कहाँ पर है, एम्प्लॉय को रिटेन करने का। उनके मॉरल को आपने बढ़ाना है नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव देके। जैसे आपने किसी बैंक का ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया उनको, तो उससे उनका मॉरल बहुत बूस्ट रहता है। और कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी कंपनी ने दी हुई है। प्लस उनको लॉन्ग टर्म का प्लान भी दिखाओ, उनको रिस्पेक्ट दो, लव दो, केयर दो। और जैसे जैसे वो चाहते हैं उनकी सिटिंग करने की जगह, सिटिंग सिटिंग अरेंजमेंट प्लान कैसा है, किस तरह की कुर्सी पे बैठे हैं वो, किस तरह के टेबल पे बैठे हैं, आसपास का उनका इन्वायरमेंट कैसा है। उनको आपने थोड़ा थोड़ा कुछ अलाउ कर रखा है नहीं कर रखा, ढंग से कैंटीन बना के और अच्छे से वहाँ पे क्रच की फैसिलिटी को भी आपने ऑर्गेनाइज कराया। चाहे किसी आउटसोर्स कंपनी के क्रच वाले को जगह भी किराए पर दे दो, उसे किराया भी लो, उसको लो क्रच भी चला तू मेरे ऑफिस की छत के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो वो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जितनी भी फीमेल है वो बड़ा मतलब ना एक अपनापन फैमिली महसूस करती है कि चल ठीक है, बच्चे के साथ में आई और अपना जो है छत पे क्रच बना हुआ है, और बिल्कुल कभी लंच टाइम में, टी टाइम में जाके ऊपर देख भी लिया, और ऊपर से जो है बच्चा भी खुश है, माँ भी खुश है, प्रोडक्टिविटी भी है, मन शांति है, डबल ट्रिपल 6 गुना प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। अरे इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो ना। उधर बेचारी माँ कंपनी में काम कर रही है, ध्यान बच्चे में है, कहाँ छोड़ के आना है, सास ने ध्यान रखा कि नहीं रखा, क्रच वाली ने खाना दिया कि नहीं दिया, चली तो नहीं गई, हर 1 घंटे में एक वीडियो कॉल करनी पड़ती है, बच्चा नाराज होता है, वो पता नहीं कितना कुछ होता है, आपको नहीं पता। थोड़ा नीचे नीचे जाओगे ना, अंदर जाकर देखोगे, फिर पता लगेगा कि आपकी कंपनी में ह्यूमन बींग्स काम करते हैं, रोबोट काम नहीं करते। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके इमोशंस होते हैं, उनकी लाइफ होती है, उनकी जिंदगी होती है, उनको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। उनके साथ में कौन बैठा हुआ है, सीटिंग प्लान क्या है, इन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। कौन साथ वाला सारा दिन टा 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 इतनी जोर जोर से फोन पे बात करता है, लेकिन वो जो लेडी है उसको नहीं अच्छा लग रहा कि ये क्या बात करता है, उसको अपनी सीट चेंज करानी है। बड़ा कुछ होता है जी, बड़ा कुछ होता है। और किसी को अगर आपने केबिन की जगह थोड़ा सा सामने से पार्टीशन भी करा दिया, किताबों के लिए उसको लाइब्रेरी का कार्ड भी इशू कर दिया, तो आप समझो ना मेरी बात, आप समझो। सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता। आपको लगता है 20% इंक्रीमेंट कर दो, 50% इंक्रीमेंट कर दो, सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो वो कर दो, पता नहीं कितनी सैलरियां बढ़ा दी आपने। रुको समझो देखो फोकस करो एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। उसी से पूछ लो ना, उसी से पूछ लो। आप कह रहे मैं क्या करूं, कोई तरीका बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ। अरे बाबा कोई तरीका नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सीधा का सीधा एम्प्लॉय को ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करो। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, उससे बोलो कि बताओ, बताओ देखो, सैलरी तो मैं अभी तुम्हारी इतनी ही बढ़ा सकता हूँ, और मुझे बताओ इस साल, हाँ मैं क्या कर दूं जिससे कि ना मतलब मजा आ जाए तुम्हें। उसने नहीं बोल देना है कि सर मेरी ना सीट चेंज कर दूं, सर एक काम करो, मेरे को ना अलाउ कर दो कि मैं शाम को 1 घंटा लेट काम कर सकती हूँ हैं। उसके पैसे भी नहीं मांग रही, वो क्या करोगे, सर सुबह का आधा घंटा प्लस माइनस कर दो मेरा। क्यों भाई, एक्चुअली मेरे हस्बैंड आते हैं ना,
तो वो आते हैं तो उनकी छुट्टी इतने बजे होती है, इतने बजे निकलते हैं। अदरवाइज मैं पहले छुट्टी हो जाती है, फिर सोचती हूँ क्या करूँ ना क्या ना करूँ। ऑफिस में बैठ सकती नहीं, बाहर जा सकती नहीं, खड़ी रहती हूँ, फिर उनके ऑफिस चली जाती हूँ, वहाँ टाइम खराब करती हूँ। ऊपर से मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम तो वेली हो तुम आगे बैठ जाती है यहाँ पे, हम तो काम कर रहे हैं। आप ना मेरा ऐसे आधा घंटा ऊपर नीचे कर दो और थोड़ा सा ऐसे करके, और जो मेरा बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट जो है ना मेरा सेंट्रलाइज कर दो, और वहाँ से मैं अपनी एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मेरे वाले बैंक में ये वाली फैसिलिटी है नहीं, कंपनी का कॉमन अकाउंट होना चाहिए। ऐसी ऐसी सलाहें आएंगी, आप बोलोगे वाह यार कमाल होगी, मतलब मैंने सुना ही नहीं कभी अपने एम्प्लॉयज को। ध्यान से सुनो, सुनो और उस तरीके से अपना बनाओ, कमाल हो जाना है। नेक्स्ट क्या है, अब क्रॉस ट्रेन करो एम्प्लॉय को। एक एम्प्लॉय ट्रेंड हो गया, अब दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसको पहले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय के साथ में 1+1 करके ना एक स्कीम चलाओ, या एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर करो। अगर आप क्रॉस ट्रेन एम्प्लॉय करते हो ना, एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहा है, जितनी बढ़िया और तेज गति से आपके वहां पर चीजें, ऑलराउंडर तैयार होते हैं ना, ऑलराउंडर ऐसे तैयार हो जाते हैं कि कंपनी जो है शाश्वत ग्रो करती ही करती रहती है। ऑलराउंडर बनाओ। और आपने नॉन इसेंशियल जो है एचआर की कॉस्ट को काट देना है। देखो कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो वर्क कर रहे हैं, या आपने अपने फितूर के हिसाब से शुरू किए थे और एम्प्लॉय को चाहिए भी नहीं, उसको हटाओ। जो उनको चाहिए वो दो। और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करो, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करो कि मज़ा आ जाए, मज़ा आ जाए, जिससे कि आपकी एम्प्लॉय पे डिपेंडेंसी कम हो। अभी और देखो, अब क्या करना है, हमने पूरा का पूरा इन हाउस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना है। हर सैटरडे ट्रेनिंग होने दो। आप मेंटरशिप के ऊपर बड़ा ध्यान दो, कि देखो एम्प्लॉय के अंदर एक टीम बनाई कि ठीक है आज के बाद तुम्हारा मेंटर जो है वो मिस्टर कृष्णा है, आज के बाद आपका मेंटर जो है वो श्वेता है। तो किसी एक एम्प्लॉय को बोला कि ठीक है तुम नए आए हो, तो तुम काम करो, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मेंटर तुम्हारा ये है। चाहे वो सेम डिपार्टमेंट का हो, दूसरे डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो टेक्निकल हो। मेंटर में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय आपस में बैठ के बात करते हैं ना, अरे 50 तरह की दिक्कतें होती हैं। आजकल बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार भी हैं लोग ऑफिस के अंदर काम करते करते। लेकिन उनको जब मेंटर मिल जाता है ना, उनको मोटिवेट रखता है, हाई एनर्जी में रखता है, और मेंटर जो है वो कमाल करता है। यानी कि आपकी कंपनी में ना बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि मेंटर बनने की काबिलियत रखते हैं, और बनाओ उनको। उससे क्या हो गया, वो मेंटर कहलाएंगे, तो उनका मोटिवेशन वैसे ही बढ़ेगा, और जिसकी मेंटरशिप करेंगे वहां से रिजल्ट आएगा। फिर आपके वहां पर जो मंथली मीटिंग्स हो रही हैं, क्वार्टरली सेलिब्रेशन हो रही हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, एक दूसरे के नाम पे बोर्ड के ऊपर लिख कर क्या कमाल करते हैं ना। करो, वहां से देखो क्या मोरल बूस्ट हो गया, जबरदस्त बूस्ट हो गया, एंड एवरीबडी वांट टू वर्क इन योर कंपनी। और वर्कफोर्स की प्लानिंग को पहले ही करो। देखो जी, अब कब आपको सैलरी इम्प्लॉय कम करने होंगे, तो पहले से प्लानिंग कर लो। मान लो 6 महीने के बाद आपको लगता है कि बंदे हमें कम करने हैं, तो उसकी प्लानिंग आज से ही करनी शुरू करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कि ओहो सैलरी दी नहीं जा रही, बंदे हटा दो उधर उधर बारात आ गई है घर के बाहर, और हम कह रहे हैं कि लड़की देखो, लड़की कौन सी है जिससे शादी करनी है ना। पहले से प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, और फ्लेक्सिबल वर्क के ऑप्शन पहले से ही आपको बना के चलने पड़ेंगे, कि क्या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी हो सकता है। पॉलिसी कंपनी में पहले से होनी चाहिए। जब क्या लैपटॉप ही उठा के एम्प्लॉय अपने घर चला जाए, ये भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो सकती है क्या, पॉलिसीज होनी चाहिए, आज चाहे करो कि ना करो, ताकि जब जरूरत पड़े तो पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो। और जब आपको कैश फ्लो की दिक्कत आए तो इस पॉलिसी के अंदर स्विच कर देना, कि सैलरी भैया आधी मिलेगी, लेकिन हम आपको ये वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम अपने गांव चले जाओ, वहीं से ही ऑनलाइन काम कर दो। क्या बात है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मैंने पहले भी बोला था, जहां चाहिए वहां ले लो। कैश फ्लो की फाइनेंसिंग, और गवर्नमेंट के बड़े सारे प्रोग्राम आते हैं, स्किल डेवलपमेंट इंडिया, इस बजट में भी आया ही है। इस बार आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलने वाले हैं बहुत सारे। और रेगुलरली कैश फ्लो की मॉनिटरिंग तो करते ही रहना है, ताकि ना आप पहले से फोरकास्ट किया करो। ये थोड़ी कि पिछली सैलरी पे करने में लगे हुए, आने वाले समय में कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या आपका प्रोडक्ट है, क्या आपकी सर्विस है, कितने का आपका रिजर्व है, कब कब कितना पैसा आने वाला है, और कितनी कलेक्शन का 8% या 12% तो मैं पहले ही एलोकेट करके चला करूँ सैलरी के लिए, ताकि लास्ट मिनट पे अरेंजमेंट ना करनी पड़े। और नेगोशिएट करो अपने सप्लायर के साथ में पेमेंट टर्म। देखो कैश फ्लो आएगा कहाँ से,
कैश फ्लो तो आपको अल्टीमेटली ना बिजनेस ही देगा। बिजनेस कैसे देगा? जब आप सप्लायर के साथ में पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट करोगे, अल्टीमेटली वही बड़ा सोर्स है आपके बिजनेस में कैश को इम्प्रूव करने का। और जो टॉप टैलेंट है ना कंपनी के अंदर, उनको रिटेन करके रखा करो। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको जाने मत दो, उनके साथ में मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट बातें, डिस्कशन जो भी है, उनको जो चाहिए सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, प्योरिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंट दिल खोल दो उनके सामने। अगर उनके सामने दिल खोल दोगे ना, तो डॉक्टर के सामने ना बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। अपने 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 टैलेंटेड लोगों के साथ में ना टीम बनाओ यार, ह्यूमंस हैं हम भी। रोना आ रहा है रो लो उनके सामने, यार बिजनेस की फटी पड़ी है और ना कैश लो आ नहीं रहा भाई, तेरी सैलरी भी नहीं दे पा रहा, तू बता कैसे करूं। रोना आ रहा है रो लो, हंसना आ रहा है हंस लो। तो लेकिन एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर एक रैपो बना के, रिलेशनशिप बना के, ऐसे नहीं कि मतलब आप समझदार हो, आपको पता है कब किसके सामने रोना है। तो लाइक एकदम सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट के साथ में, लेकिन अपने टैलेंट को बना के चलो, उनको भागीदार बनाओ, उनको ई सौंप दो। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स उनको प्रोवाइड करो, ओनरशिप के अंदर उनका राइट लेकर आओ, उनके आइडिया, विजन, स्ट्रेटेजी के साथ में उनके ऊपर काम करो। फिर देखो कैसे जो आपका एचआर है ना, जो आपके कैश फ्लो को इंपैक्ट कर रहा था नेगेटिवली नेगेटिवली, अब वो कैश फ्लो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा आपके बिजनेस के अंदर। तो चलिए, ये था आज का सेशन। बताओ जरा चैट बॉक्स में कैसा लगा, कैसा लगा आज का सेशन। और जिन लोगों ने अभी तक कैश फ्लो कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं किया, उनको तो मैं व्हाट्सएप का लिंक ऑनलाइन भी दे रहा हूँ अभी चैट बॉक्स के अंदर। और बाकी इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। जो कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो आ जाओ, खुद ही ज्वाइन कर लो, लिंक पे क्लिक करके बिकम द पार्ट ऑफ दिस कैश फ्लो कम्युनिटी। और बाकी तो जेएससी ऑनलाइन में आप पूरी तरह से अपनी पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछते ही हो, टीम से बात करते हो, हाँ मेरे से बात होती है, वन टू वन मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ आप कर रहे हो, पूरी तरह से जिंदगी में कैश फ्लो को लेकर आ रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। तो बताओ जी चैट बॉक्स में जो मेरे साथ लाइव हैं, कैसा लगा, कैसा लगा आज का सेशन? ये सेशन पता क्यों आया था? ये सेशन इसलिए आया था क्योंकि कैश फ्लो कम्युनिटी में आप ही ने ही तो क्वेश्चन पूछा था कि जगमोहन इस फंक्शन के ऊपर बिना एक बार जरा बात कर लो, क्या हो सकता है। तो मैंने बात कर ली आपसे। तो चैट बॉक्स मैंने पहले डीएक्टिवेट करके रखा था, अभी एक्टिवेट कर दिया है। तो फटाफट से देख लेते हैं आज जो है। हाँ, तो थैंक यू वैभव मेहता जी फ्रॉम करनाल फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव इन 5 AM। हाँ, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं अब। चलिए, स्वागत है आपका विवेक पुदार जी, योगेश खुराना जी, जसमीत जी, एंड आर के सबरवाल जी, अशोक भैया जी। बहुत 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 धन्यवाद। आप कह रहे हो सल्यूट टू यू सर, यू आर दी गुरु ऑफ फाइनेंशियल एंड एचआर। बहुत बहुत धन्यवाद आर के सबरवाल जी। अब जल्दी से जरा हम मीटिंग कर लें, अभी तक हो नहीं पाई। मंडे को, अभी मैं अहमदाबाद में हूँ और सैटरडे आ जाऊंगा। मंडे को मिलते हैं, मंडे का बनाऊं जी प्रोग्राम, तो लेके आते हैं बढ़िया वाला आईपीओ जो उस दिन बात हुई थी। चलिए, ठीक है योगेश जी, बेस्ट सेशन, थैंक यू, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू जसमीत जी। सो एवरीबॉडी, टाइम हो गया 5:35। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग वीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए जोरदार सेशन के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।